की कहानी हमें उस्मान सऊदी अरब से भेजते हैं। उस्मान बताते हैं कि ये वाकया करीबन 10 साल पहले का है। ये 4 दोस्त थे और चारों बचपन से ही एक दूसरे के लंगोटिया यार थे, बेस्ट फ्रेंड्स। ये लोग कहते हैं कि जब जवान हुए और अपनी अपनी फील्ड्स में गए तो एक दूसरे से इतना दूर हो गए कि अब सिर्फ फोन पे राब्ते हुआ करते थे। तभी एक दोस्त ने यह प्लान बनाया कि चूंकि उस्मान के पास एक फ्लैट था मरी रावलपिंडी से करीबन 50 किलोमीटर दूर एक हिली एरिया है। इस इलाके की खूबसूरती यह है कि यह ठंड में बर्फ आलूद हो जाता है। हर जगह सफेद बर्फ की एक खूबसूरत तह आंखों को एक बहुत ही प्यारा और ठंडा नजारा देती है। सर्दियों के दिन थे। उस्मान और उनके चारों दोस्तों ने प्लान बनाया कि मरी में उनके आबाई फ्लैट में जाके वो 2 रातें गुजारेंगे और इन 2 रातों में वो न सिर्फ अपने फोन ऑफ कर देंगे बल्कि वो अपने बचपन की वही यादें ताज़ा करेंगे जिस तरह वो बचपन में एक दूसरे के साथ खेला करते थे। वो बोर्ड गेम्स खेलेंगे, इकट्ठे बैठ के कोई मूवी देखेंगे, मगर एक स्ट्रिक्ट रूल उन लोगों ने बनाया कि हम अपने फोन को ऑफ कर देंगे। तभी इनमें से एक बोला कि ऑफ करके ऑन भी हो सकते हैं, हम इनकी बैटरी ही चार्ज नहीं करके जाएंगे ताकि जब तक हम मरी पहुंचे तो हमारे फोन मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएं। और हाँ, कोई भी चार्जर नहीं साथ लेके जाएगा। इन्होंने इंश्योर किया कि फोन बंद ही रहेंगे। शायद ये इनके सफर की पहली गलती थी। उस्मान बताते हैं कि ये चारों दोस्त अपने अपने प्लान के मुताबिक एक जगह पे इकट्ठे होते हैं और फिर एक घर से एक गाड़ी में बैठे अपना सामान उसकी डिक्की में डाले आहिस्ता आहिस्ता अपनी फ्लैट की जानब रवाना होते हैं। उस्मान के मामू का ये फ्लैट मरी के उस इलाके में था जिसको बोरबन कहते हैं। ये इलाका शायद पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही फेमस है। टूरिस्ट की यहाँ पर आमदोरफ्त ज़्यादातर सर्दियों में इतनी हो जाती है कि उस रोड पे दिन में चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये दोस्त शाम के वक्त घर से निकले, आहिस्ते आहिस्ता गाड़ी में गाने लगाए, गप्पे लगाते, कुछ स्नैक्स खाते ये लोग बोरबन की उस पुरानी रोड पे पहुंचे। ये रात का 1 बज रहा था। कोई होटल भी नहीं खुला था। ये खाने पीने का सारा सामान अपने साथ लेकर आए थे। तभी उस्मान के फोन पे एक रिंग आता है। कॉल उठाने पे पता चलता है कि ये इनके मामू हैं और ये फ्लैट चूंकि इनके मामू का था तो ये इनको बताते हैं कि बेटा टाइम से सो जाना। इस इलाके में कुछ अजीबोगरीब एक्टिविटीज भी होती हैं तो प्लीज अपना ख्याल रखना। उस्मान कहते हैं कि जैसे ही फोन बंद हुआ मेरे तीनों दोस्त मेरे साथ लड़ने लग पड़े। उन लोगों की ये जिद थी कि जब हमने कहा था कि फोन ऑन ही नहीं रखने तो अब तुमने क्यों फोन ऑन किया। उस्मान कहते हैं मैंने जैसे तैसे इनको मनाया और अपना फोन पावर ऑफ करके गाड़ी में ही रख दिया। हम फ्लैट के नीचे पहुंचे और अपने मामू की इस बात को नजरअंदाज करते हुए सामान उठाए फ्लैट के अंदर चले गए। सारी रात हम लोग पुरानी बचपन की हरकतें करते रहे, बच्चों की तरह खेलते रहे। हम लोगों ने मूवीज देखी और बिलाखिर रात का एक ऐसा पहर आ गया जब हम में से एक शरारती ने रोनी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उस्मान बताते हैं रात का 3:30 बज रहा था। हम में से एक दोस्त ने हंसते हंसते कहा कि ये शैतान का घंटा होता है, दिस इज द डेविल्स आ।
یہ وہ گھنٹہ ہے جب یہ شیطانی مخلوق اپنے اپنے سایوں سے باہر نکلتی ہیں۔ جب ہم چاروں کی ہنسی بند ہوئی تب سامنے والے کمرے سے ایک چھوٹے بچے کے ہنسنے کی آواز آئی۔ ہم لوگوں نے عجیب عجیب نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ بات یہاں سے شروع ہوئی کہ عثمان نے بتایا کہ میرے ماموں نے مجھے کہا ہے کہ یہاں پر کچھ عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ سب دوست پوچھنے لگے جیسے کہ کیا؟ ہنستے ہنستے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ماموں کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کسی بچے کے رونے اور ہنسنے کی آواز آتی ہے۔ یہ سب بکواس، سب جھوٹ ہوتا ہے۔ تبھی سب اونچا اونچا ہنسنے لگ پڑے۔ وہ اتنا اونچا ہنس رہے تھے کہ ان کو یہ احساس تک نہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہنس رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے ایک دوسرے کو یہ کہا کہ شاید ہم سب نے اتنی زیادہ ڈرونی باتیں شروع کر دی ہیں کہ ہمیں واقعی کچھ سنائی دینے لگا ہے۔ مگر تھوڑی دیر بعد سامنے جو واک ان کچن تھا اس کی اوپر کی الماری خود بخود کھلی اور وہی ہنسنے کی آواز اس کمرے سے پھر آنے لگی۔ اب ڈر پوری طرح ہم چاروں دوستوں کے اندر گھس چکا تھا۔ ہمارے جسم کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو چکا تھا۔ پسینہ ہمارے پیشانی سے نیچے گر رہا تھا، اور پھر پورے گھر کی لائٹیں فلکر کرنا شروع ہوئیں، کبھی جلتی کبھی بجھتی، اور سامنے پڑا ڈائننگ ٹیبل خود گھسیٹ کے ٹی وی لانچ کے صوفوں تک آن ٹکرا۔ اس اپارٹمنٹ کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ اندر انٹر ہوتے ساتھ ہی ایک ڈائننگ ٹیبل تھا جو کہ خاصا ہیوی تھا۔ اس کے بالکل سامنے ایک چھوٹا سا ٹی وی لانچ تھا، اور اس کے سامنے 2 بیڈ رومز۔ ہم چاروں دوستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چپک کے کونے میں اونچی اونچی آیات پڑھنی شروع کر دی، اور وہ بچے کی آواز لگاتار اس کمرے سے آ رہی تھی۔ اب اس کو دلیری کہیں یا بے وقوفی، ہم میں سے ایک دوست جو کہ ذرا تھوڑا دلیر یا بے وقوف تھا، اس نے بغیر بتائے ہم چاروں کا ساتھ چھوڑا، اور وہ اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ عثمان کہتے ہیں میں نے پیچھے سے اس کو آواز لگائی کہ ٹھہرو، رک جاؤ، اور وہ ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دوست ٹارچ ہاتھ میں اٹھائے کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، اور جو منظر اس نے دیکھا، عثمان کہتے ہیں شاید ہی کبھی ہم بھول پائیں۔ اس بیڈ کے بیچوں بیچ ایک چھوٹے سے بچے کی پرچھائی بیڈ پہ بیٹھے جیسے کھیل رہی تھی۔ یہ 3 سے 4 سال کا بچہ ہوا میں بال اچھالتا تھا اور ہنستا تھا۔ جیسے ہی اس کمرے کا دروازہ ہمارے اس دوست نے کھولا، وہ چھوٹے سے بچے کی ہنسی ایک عجیب و غریب 4 آوازوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ آوازیں پورے فلیٹ میں گونجنے لگیں، تمام کھڑکیاں لرزنے لگیں۔ یاد رہے یہ دسمبر کی خاص سردی کا وہ موسم تھا جہاں پہ ٹھنڈ میں صرف سناٹا ہوتا ہے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ چیخوں کی آواز پورے فلیٹ میں آنے لگی، اور یہ چیخیں اتنی اونچی تھیں کہ ہم نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور اونچا اونچا تلاوت کرنا شروع ہو گئے۔ ہم میں سے ایک دوست جو کہ حافظ قرآن تھا، اس نے نہ جانے کیوں سورہ جن پڑھنی شروع کر دی۔ قرآن مجید کی یہ سورت
जिन्नात के लिए नाजिल हुई थी। और फिर उसने कुछ ऐसे कलमात पढ़े जिनके बाद पूरे फ्लैट में फिर से सन्नाटा हो गया, फिर से खामोशी हो गई। न तो अब उस कमरे में उस बच्चे की आवाज थी, न तो खिड़कियां खड़क रही थीं, न कैबिनेट्स खुल बंद रही थीं। बस लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर की और सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमारा वो हाफिज दोस्त ये कहने लगा कि उस्मान भाई, अब हम यहां से ऐसे वापस नहीं जा सकते, मुझे ढूंढना होगा, मुझे पता लगाना होगा कि ये क्या है, क्योंकि ये कोई जिन या सेब या साया नहीं है। दिस इज ब्लैक मैजिक, ये काला जादू है। उस्मान कहते हैं मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मेरा ये दोस्त ऐसी बातें भी जानता है। ऐसी सिचुएशन में हम इस आदमी पे 100% एतबार करते हैं जो हमसे कुछ भी ज्यादा जानता हो। उस्मान के उस दोस्त ने बीचों बीच टीवी नॉच के बैठ के कुछ पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते वो अचानक उठा और उस कैबिनेट को खोलने लगा जिस कैबिनेट में सबसे पहले खुल बंद हो रही थी। एक दीवाने की तरह उसने छुरी लेके उस कैबिनेट को बीचों बीच चीरा। उस्मान कहते हैं मैं गुस्सा भी हुआ कि ये मेरे मामू का घर है, ये हमारा नहीं है। मगर उसने उस कैबिनेट के अंदर से एक अजीब सी थैली निकाली। इस थैली के अंदर कुछ सुइयां थीं और सुइयों के अंदर सब्ज कागज के अंदर लपेटा हुआ एक ऐसा तावीज जिसपे मेरे मामू का नाम लिखा था। और वो कहने लगा कि ये एक ऐसे बच्चे की कब्र की मिट्टी से लिखा हुआ है जिस बच्चे की डेथ स्टिल बर्थ में हुई हो, यानी उसकी मां ने वो मुर्दा बच्चा पैदा किया हो। हम सब ने हैरानी और हैरत से कहा कि ये हो क्या रहा है। ये मुर्दा बच्चा, कब्र की मिट्टी, काला जादू। परेशान और अजीबो गरीब फीलिंग्स लिए वो चारों दोस्त उस घर को बंद करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये वापसी वो जाने की तरह नहीं थी जब चारों दोस्त चहचहा रहे थे, खा पी रहे थे, बचपन की यादें ताजा कर रहे थे। ये एक खामोश सफर था। वापस रावलपिंडी पहुंचने पर वो हाफिज दोस्त उस्मान के घर रुकता है और उस्मान के मामू को उनके घर बुला के कहता है कि आपको पता था कि आपके घर पे काला जादू हुआ है। हैरत अंगेज बात तो ये थी कि उस्मान के मामू इस बात का इकरार करते हैं और कहते हैं कि बेटा, आज से कई साल पहले मेरे कुछ दोस्त उस फ्लैट में रहने गए थे और उसके जाने के बाद ये तमाम एक्टिविटीज वहां पे होना शुरू हो गई। उस्मान कहते हैं कि आपने हमें क्यों ना बताया? तो वो कहते हैं कि मैंने इसको हमेशा से लाइट लिया है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह पाक की होती है। देयर इज नो ग्रेटर एंटिटी एक्सेप्ट गॉड। उस्मान कहते हैं कि हम सब ने इस चीज को समझा। मेरे उस दोस्त ने मेरे मामू का 6 महीने इलाज किया, उस फ्लैट में जाके कुछ पढ़ाई भी की। उस्मान कहते हैं हम इसके बाद कई दफा उस फ्लैट में गए, मगर वो अजीबो गरीब वाकया, वो मखलूक, वो तावीजों से बुलाई हुई बदरू, वो हमने अपनी आंखों से देखी थी। ये किसी का सुना सुनाया वाकया नहीं था। ये जिंदगी में पहली और आखिरी दफा हमें डर इतनी करीब से नजर आया। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपका भाई आपके लिए
ایسے ہی خوفناک اور یونیک کیسز لاتا رہے۔ ہمیشہ کی طرح اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔